हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर, जो कि है विनिर्माण उद्योग। हम इसमें उद्योगों के बारे में देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने खनिज के बारे में देखा था, इसमें इंडस्ट्री के बारे में हम समझेंगे। तो ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर फिर से एक स्टोरी बताई गई है हरीश की। हरीश अपने माता पिता के साथ शॉपिंग के लिए जाता है, दिवाली की शॉपिंग करते हैं। तो वो बर्तन, कपड़े, जूती, चप्पल, दिए, ये सब चीज़ें जो हैं खरीदते हैं। तो उसके पिता बताते हैं जो बड़ी बड़ी बर्तन, जो कपड़े वगैरह होते हैं, जूते होते हैं, ये इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है। जो दिए वगैरह होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्री का जिक्र किया गया है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, कागज लकड़ी से, चीनी, गन्ने से, लोहा इस्पात, लोह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होते हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं, और ये तो कीड़े से निकलता है रेशम। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। जो 3 प्रकार की हमने देखी थी क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जो प्राथमिक थी उसमें भूमि से जो कृषि वगैरह होती है, जो हमें भूमि से प्राप्त होता है, उसमें प्राथमिक क्रियाएं आती हैं। द्वितीयक में इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि कोई भी जो कच्चा उत्पाद होता है, जैसे कि गेहूं से फिर जो है यहाँ पर बिस्किट वगैरह तैयार किया जाता है। तो इंडस्ट्री में उसको तैयार करके एक नई पहचान दे देना, वो द्वितीय क्रियाओं में आता है। और तृतीय क्रियाओं में आता है सेवा देना, जैसे कि वही बिस्कुट को बाजार में ले जाना, तो वो सेवा होगी, तो वो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों की विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व क्या है? तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि इसी से विकास किस गति से कर रहा है हम देख सकते हैं। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था तथा उन क्षेत्रों को आर्थिक स्थिति में मजबूत करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। जो देश विकसित हैं वो हमें दिखाई देते हैं, या हम ये कहें कि जो देश अधिकतर इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, यानी कि जिनके यहाँ पर अधिकतर जो क्रियाकलाप है वो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का दिखाई देता है। फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं, कंपनियां दिखाई देती हैं, इंडस्ट्रियां दिखाई देती हैं, वो देश विकसित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में ही निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, यानी कि जो कृषि यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक जो उद्योग हैं या क्रियाकलाप हैं, वो कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री होती है वो कच्चे माल पर निर्भर करती हैं, यानी कि अगर किसी को ब्रेड बनाना है, कोई कंपनी ब्रेड बनाने वाली है, बिस्किट बनाने वाली है, तो उसको गेहूं की आवश्यकता होगी, तभी तो वो जाकर के ब्रेड बनाएगा, बिस्किट बनाएगा। तो वो फर्स्ट क्रियाकलाप पर, यानी कि जो हमारी प्राइमरी सेक्टर होता है, कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर रहेगी। वहीं जो किसान वगैरह हैं उस गेहूं को बोने के लिए उसमें खेत में जुताई करेंगे, बीज वगैरह डालेंगे, तो वो इंडस्ट्री पर निर्भर होंगे। तो एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। जो इंडस्ट्री उन्होंने उस पर ज्यादा से ज्यादा काम किया ताकि अच्छे से अच्छी पैदावार हो सके
और कंपनी जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, उनमें सामान पहुंच सके। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। हम देख रहे हैं आज के टाइम में कंपटीशन कितना हाई हो गया है, एक से एक बड़ी इंडस्ट्री निकल कर आ रही है पूरे विश्व में। तो वर्ल्ड में अगर हमें अच्छे से कंपटीशन करना है तो हमें अपने हाथ में जो है न केवल आत्मनिर्भर बनना होगा बल्कि उनमें सुधार करना होगा, इस लेवल पर पहुंचना होगा कि हम कंपटीशन कर सकें। उद्योगों का अगर हम वर्गीकरण करें कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बटे होते हैं, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कच्चा कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसान से समझा जा सकता है। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि अलग अलग आधार पर हम इनका वर्गीकरण देख सकते हैं। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर अगर हम इनको बांटें तो कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि में ये हमें बटे हुए दिखाई देते हैं। खनिज आधारित अगर हम बांटें, जो पिछले चैप्टर में हमने खनिजों पर देखा था, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमि के आधार पर अगर हम इनको बांटें तो आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर अगर हम इनका देखें वर्गीकरण किस प्रकार है, तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर हम इनका वर्गीकरण देखें, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल आदि हमें दिखाई देते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। जो निजी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट हाथों में होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथों में ये होती है। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि हमें दिखाई देता है ऑयल, तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल तथा माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र की चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये हमें सहकारी उद्योग दिखाई देते हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर तो भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले उच्च माल का प्रयोग कर हल्की तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग। तो इस प्रकार से जो है उद्योगों का वर्गीकरण हम देख सकते हैं। कृषि आधारित उद्योगों की अगर हम बात करें अब इनकी थोड़ी डीप में जाकर के, तो सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इनकी जो है कृषि यानी कि इनकी बुवाई वगैरह करके हम इनको प्राप्त करते हैं। तो वस्त्र उद्योग अगर हम इसमें सबसे पहले देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। जो इंडस्ट्री लाइफ होती है, जो इंडस्ट्री है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम देखें तो वस्त्र का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। जो इंग्लैंड के वस्त्र वहां पर निर्माण किए जा रहे थे मशीनों के द्वारा, उनसे हमारे जो यहाँ के वस्त्र थे वो कंपटीशन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण मार्केट में इनकी जो मांग थी वो गिर गई थी। और जो मार्केट है वो पूरी मांग एंड सप्लाई पर ही काम करती है। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद किस प्रकार से होता है, यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, रेशा उत्पादन, धुनाई, कताई, बुनाई,
रंगाई व परिष्करण, वस्त्र निर्माण यहाँ से तैयार होते हैं, वस्त्र गारमेंट, और यहाँ से रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई कताई, सूत, कपड़ा, वस्त्र गारमेंट, ये सारी जो है पूरी प्रक्रिया होती है कपड़े को तैयार करने की। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था और ये सफल रहा। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति है तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। जब यूरोप पूरे विश्व युद्ध में जूझ रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा यूरोप सम्मिलित हुआ था, तो उसमें हमने देखा था यहाँ पर इंग्लैंड की सरकार थी ब्रिटिश सरकार। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार होने के कारण, क्योंकि इंग्लैंड में तो जो इंडस्ट्री वगैरह थी वो काम कर नहीं पा रही थी, वहां तो युद्ध चल रहे थे, तो भारतीय कपड़े पर ये अत्यधिक निर्भर थे और भारतीय कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड जा रहा था। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत होती है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में अत्यधिक उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। तो यहाँ पर हमें बुनाई का कार्य दिखाई देता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो घर में ही हमें दिखाई देते हैं, कताई बुनाई वाले कार्य होते हैं, तो ऐसे में जो रोजगार है वो उनको प्राप्त होता है। घर में बैठे बैठे ही वो लोग कताई बुनाई करते रहते हैं, उनको जो है पैसे वगैरह उससे मिलते हैं। तो ये घर का रोजगार है, एक छोटा लघु उद्योग हम इसको कह सकते हैं। पटसन उद्योग, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो विश्व में पूरा अपना सामान भेजता है, जो पटसन उद्योग है। अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिशरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए थे। जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था भारत से, उसमें हमने जाते हुए देखे। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। जो हुगली नदी के तट पर ये स्थित है इंडस्ट्री, उनके कई कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हैं, यानी कि हम कहेंगे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो रहा है, कच्चा माल जो है वो अच्छे से प्राप्त हो रहा है, पानी यहाँ पर है और पानी से क्या है, यहाँ से विद्युत बनाई जा सकती है जो इंडस्ट्री में काम में आएगी। तो इन सारी चीज़ों की सुविधाओं के होने के कारण यहाँ पर हमें इंडस्ट्री देखने को मिलती है। चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी के मामले में देखें भारत का तो दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन खांडसारी और जो गुड़ होता है जैगरी जिसको बोलते हैं, उसमें प्रथम स्थान देखने को मिलता है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश क्षेत्रों में फैली हैं। इतने राज्यों में ये चीनी मिलें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो है भारत वस्त्र उद्योग को दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग देखें तो यहाँ पर औरंगाबाद, वर्धा, जलगांव, इंदौर, देवास, उज्जैन, यहाँ पर राजकोट, पोरबंदर, आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, यहाँ पर जो है हावड़ा, हुगली, इन सारी जगहों पर हमें सूती वस्त्र उद्योग दिखाई देते हैं। ऊनी वस्त्र में
देखें तो बेंगलुरु, मुंबई, जामनगर, अहमदाबाद, बीकानेर, अमृतसर, तो इस तरह से बटे हुए हैं। रेशम वस्त्र वाले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कोलार, मैसूरू। तो इस तरह से जो है वस्त्र उद्योग को दिखाया गया है भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थित हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है, जो 60% है, यानी कि अधिकतम भाग हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि चीन जो गन्ना है, गन्ने से चीनी बनती है और जो गन्ने की खेती होती है वो इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु की जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। खनिज आधारित उद्योग अगर हम देखें, जो खनिजों पर आधारित हैं, तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, जो खनिजों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय यह एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का होना चाहिए। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें मैग्नीज भी डाला जाता है इसको कठोर करने के लिए। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, इसके भी पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री कहीं पर भी लगा दी जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिसको देख करके इंडस्ट्री लगाई जाती है। यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। जो इंडस्ट्री लगाई जाती है, फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है, वो वहीं लगाई जा सकती है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, यानी कि जहाँ परिवहन अच्छे हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो, या कैसा भी हो, जिससे सस्ते से सस्ता हो और अच्छा हो, सुगम हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा, पानी की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा, कहीं गाँव बस्ती के बीच में नहीं होनी चाहिए, जिससे निकलने वाला जो पॉल्यूशन होता है उससे गंदगी फैले, लोगों को बीमारियां फैले। तीसरा, वहाँ पर विद्युत जो ऊर्जा होती है उसकी आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए, श्रमिक वहाँ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें देख करके इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के उच्च कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यहाँ पर हम देखें, जो हमें मैप दिया गया है, इसका निर्माण प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन होता है। लौह अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कॉक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। जो कॉक होता है यानी कार्बन का इस्तेमाल होता है। कोयला, ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार किया होता है। इसके बाद इस्पात बनाया जाता है। ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा शुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। ये सारी धातुओं में मिलाई जाती हैं। धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई इसमें की जाती है। बाद में जाकर के जो उसको आकार है अलग अलग दे दिया जाता है। तो यहाँ पर लोहा और इस्पात संयंत्र दिखाए गए हैं किस तरह से बटे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं लोहा और इस्पात संयंत्र, ये यहाँ पर राउरकेला, भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, विजयनगर, भद्रावती, सेलम आदि जगहों पर ये हमें देखने को मिल सकते हैं। विशाखापट्टनम आदि में देखने को मिलते हैं। एल्यूमिनियम प्रगलन की अगर हम बात करें तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से
बड़ा है। देश के एल्यूमीनियम प्रकलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो यहाँ पर अलग अलग जो राज्य हैं उनमें हमें देखने को मिल सकता है। ये होता है नालको प्रगालक में पट्टी लेप मिल, जो यहाँ पर इनको तैयार किया जाता है इस प्रकार से। प्रगालकों में बॉक्साइट, एक सेकेंड, एल्यूमिनियम तथा अयस्क प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट इसमें हम देख सकते हैं। एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। नियमित, जिसमें ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया है। एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात किस प्रकार से होना चाहिए? 4 से 6 टन बॉक्साइट होना चाहिए, 2 टन एल्यूमिना और 1 टन जो है एल्यूमिनियम बनकर के से निर्माण होगा। बॉक्साइट को और एल्यूमिना को मिला करके इतना सारा बॉक्साइट चाहिए जब जाकर के 1 टन एल्यूमिनियम देखने को हमें मिलेगा। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो बॉक्साइट कच्चा माल, बॉक्साइट खनन करके जो है उसको कच्चे माल को निकाला जाएगा, जो कि कच्चा माल होता है। परिवहन, रेल या समुद्री जहाज के द्वारा इसको लाया जाएगा। एल्यूमिना, बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, एल्यूमिनियम शोधशाला। तो यहाँ पर प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम यानी कोयला खान से पिच, और यहाँ पर जो है क्रायोलाइट, एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्यूमिनियम प्रगालक जो कि इतने 18,600 किलोवाट प्रति मिनट टन अयस्क जो है विद्युत करके यहाँ पे इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। रसायन उद्योग की हम बात करें, उद्योग भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। जो जीडीपी हम मापते हैं उसमें 3% हमें रसायन उद्योग देखने को मिलता है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। उसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि तेजी से बढ़ रहा है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, अयस्कांत, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रासायनिक उद्योग हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक में किस प्रकार से बटे हुए हैं और उनका जो विस्तार है वो लगातार होता जा रहा है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि तथा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची हम बना सकते हैं। उर्वरक उद्योग की अगर हम बात करें, उर्वरक उद्योग क्या होते हैं? तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी जिसको हम बोला जाता है, जो देखते हैं हम कृषि वगैरह में यूज होती है, गेहूं वगैरह में इसको लगाते हैं डीएपी को, तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोट, पोटाश शामिल हैं। ये उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। उत्पादन क्षेत्र यानी कि कृषि में इनका उपयोग होता है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटाशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। इतने ही जो राज्य हैं वो टोटल 50% उपयोग करते जो है उसका उत्पादन करते हैं और अन्य जितने भी राज्य होंगे वो सारे 50% करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक इसके महत्वपूर्ण जो है राज्य हैं। सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों
के निर्माण में सीमेंट आवश्यक होता है। सीमेंट का उपयोग हम देखते हैं घर मकान बनाने में उपयोग किया जाता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता होती है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ है। सबसे पहला अगर हमें देखने को मिलता है तो चेन्नई में 1904 में देखने को मिला और अब तो ये बहुत ज्यादा विस्तार कर चुका है। मोटर गाड़ी उद्योग देखें तो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास में स्थित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। HCL रूपनगर में केबल निर्माण, पश्चिम बंगाल में ये दिखाया गया है। इस तरह से जो है केबल का निर्माण होता है, जो केबलें होती हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। जो बेंगलुरु है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल सामान हमें देखने को मिलता है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। जो हमारा देश है, यहाँ पर हमें हार्डवेयर का निर्माण होते हुए और सॉफ्टवेयर का निर्माण होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो देश में यानी कि भारत में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण की अगर हम बात करें तो यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के कारण हमारे जो देश की ग्रोथ है, जीडीपी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इसका जो पर्यावरण नुकसान है वो हमें देखने को मिलता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिस इंडस्ट्री होती है वो 4 प्रकार के प्रदूषण करते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत ग्रह भी सम्मिलित होते हैं। वायु प्रदूषण की हम बात करें तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमें देखने को मिलती हैं। वायु प्रदूषण का कारण है वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। हम देखते हैं जो CO2 होती है, हम इसको हमेशा दोष देते रहते हैं, ये इतनी नुकसानदायक होती है, इतनी नुकसानदायक होती है। इतनी भी नुकसानदायक नहीं होती है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, यानी कि CO2 का होना गलत नहीं है, CO2 की बढ़ी हुई मात्रा होना गलत है। अगर CO2 की मात्रा एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत हाई कर देती है, जैसे कि आज के टाइम में हमें दिखाई दे रहा है। क्लाइमेटोलॉजी जो हमें जो क्लाइमेट चेंज है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वार्मिंग है वो हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा लग रही है, AC, कार, गाड़ियां दुनिया भर की हो चुकी हैं, तो इसलिए जो है CO2 की मात्रा बढ़ रही है और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमें होती ही नजर आ रही है। धूलि स्प्रे, कुहासा तथा धुआं, रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें भी हमने देखा था, जो गैस थी वो रिलीज हो गई थी और उसके कारण जो थे कितने लोगों की वहां पर जान गई थी। और आज भी वहां के जो लोग हैं, वो वहां की जो जनता है, अपाहिज तौर पर पैदा होते हैं वहां के बच्चे, कुछ ना कुछ कमी रहती है उनमें। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य होते हैं इनमें नई नई बीमारियां, खासतौर से सांस की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चों का अच्छे से विस्तार नहीं हो पाता, पशुओं में बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, पौधे नहीं हो पाते, इमारतें अगर व्हाइट करवाओ तो पूरी येलो येलो सी हो जाती हैं। जल प्रदूषण की हम बात करें तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है, सीधे सीधे साफ नदी में, जो बिल्कुल शुद्ध नदी है, उसमें अपना गंदा पानी छोड़ देती है और उसके कारण वो पूरा जो पानी है अशुद्ध हो जाता है। पानी की कमी भी तो इसी से उत्पन्न हो रही है। जो हमारा अलवड़ीय जल है
वो इसी कारण से जो है लवणीय होता जा रहा है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां होती हैं। तापीय प्रदूषण की बात करें तो जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा वो हम देख ही सकते हैं। जो मछलियां होती हैं पानी में, समुद्र में, वो मरती हैं। वहां पर जितनी भी जो विविधता है वो पानी में हमें कम होती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार से जो जलीय जीवन है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। जो कृषि होती है, जो मृदा होती है, उसका भी ये दोहन करता है। यहाँ पर जो कृषि है, कृषि की मात्रा घट जाती है क्योंकि मिट्टी में जो है प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। जमीन से रिसते रिसते भूमिगत जल जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें मिल जाते हैं और उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दिखाए गए हैं जहां जहां पर स्थित हैं ये, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, नोएडा बहुत बड़ा हब है, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूरू, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। तो बेंगलुरु तो पूरा इलेक्ट्रिकल जो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक्स का हब है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। हमने बहुत बार नोटिस किया होगा जब बहुत हाई लेवल पर म्यूजिक वगैरह चलता है तो हम देखते हैं हमारा जो हृदय है यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, धड़कनें बहुत तेज होने लगती हैं, सुनने की क्षमता पे हमारा प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण होता है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल जो है वो दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके निम्न सुझाव हैं। यानी कि अब हम इसको कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, सबसे बचा सकते हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है। जल की आवश्यकता पूर्ति है तो वर्षा जल पर संग्रह, जो वर्षा जल है उसको बचाया जा सकता है। इसमें हमने पहले भी देखा था किस तरह से जो छतों पर इस प्रकार से छतों का निर्माण हो, फिर उसमें पाइप वगैरह लगा करके उसे ग्राउंड वाटर में भेजा जाए और फिर उसको जरूरत के हिसाब से निकाल लिया जाए। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। कौन कौन से? यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन किया जा सकता है। तीसरा, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रब उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहने जा सकते हैं जिससे कि कानों में ज्यादा शोर ना पहुंचे और जो ध्वनि प्रदूषण है उससे बचा जा सके। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। यहाँ पर फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र लगाए गए हैं।
जिससे गंदगी जो होती है उसको बाहर लेकर जाया जा सके। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह जो NTPC होता है उसके द्वारा दिखाया गया मार्ग क्या है उसको देखें। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली एक मुख्य निगम है जो लाइट का निर्माण करके विद्युत बनाती है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS जो है 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। तो कौन कौन से उपाय हैं इसके लिए, यहाँ पर उपाय दिखाए गए हैं। आधुनिक नंबर 1, आधुनिक तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेक्षित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन आदि करना। तो इस प्रकार से जो है हमने इसमें देखा इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर रामागुंडम संयंत्र दिखाया गया है, NTPC के बारे में यहाँ पर दिया गया। तो हमने देखा इंडस्ट्री किस प्रकार से काम करती है, अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी GDP को बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है, पूरे देश का विकास कर रही है। इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसके लिए भी हमें सही कदम उठाने चाहिए जिससे इंडस्ट्री भी चलती रहे और हमारा जो पर्यावरण है वो भी बचा रहे। इस प्रकार से चीज़ें लेकर के चलनी चाहिए और SDG गोल्स जो हैं, जो हमारे सतत पोषण विकास है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।